वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है जज्बा बैच का पहला क्लास, जहां हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे सुदूर देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पहला आंसर हो जाएगा मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश जो है वो क्या किया था, सुदूर देशों के साथ में राजनयिक संबंध बनाए रखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार एग्जाम्स में ये पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किस नदी के तट पर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सृजुपालिका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपकी तैयारी बड़े ही जज्बे के साथ यहाँ पे हो सके आपके लिए, और आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक काल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी, यानी उपयुक्त सभी जो हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। ठीक है, ये जो है तीनों जो हैं क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। कब के? प्रारंभिक वैदिक काल के। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के ये तीनों क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। ठीक है, कहने का मतलब उस समय इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत या बहुत ही मान प्रतिष्ठा दी जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, आप रुद्राक्ष एकेडमी का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपकी तैयारी और भी इजी और अच्छी तरीके से हो पाएगी। ठीक है, और जो बच्चे चाहें उस पर इनरोल भी हो सकते हैं। ठीक है, उस पर भी बैच चल रहा है हमारा जज्बा बैच, जहां आपको क्वेश्चंस या प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या है, इंडो ग्रीक राजा के यूनानी राजदूत हेलियोडोसर ने किस शासक के दरबार में भेजा गया था? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए, यानी भाग भद्र के। ठीक, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रसिद्ध ग्रंथ सूत्रकृतांग किसके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए, यानी महावीर के बारे में क्या प्रदान करता है, वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, घुमा घुमा कभी कभी आ जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ शूद्र कृतांग किसके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो किसके बारे में, महावीर के बारे में। ठीक है, ये कभी उल्टा भी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर की जीवनी या विस्तृत जानकारी किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र कृतांग। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कल्पसूत्र किसने लिखा है? ठीक है, कल्पसूत्र जो है वो किसने लिखा है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, भद्र बाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? भद्र बाहु ने लिखा है। आगे देखते हैं, वैदिक युग में कर्मरा का व्यवसाय क्या था?
ठीक है, यानी वैदिक युग के समय में जो है कर्मरा का व्यवसाय क्या था या किसे कहते थे? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? लोहार। ठीक है, कर्मरा का जो व्यवसाय था वो लोहार से संबंधित था। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया कि हड़प्पावासियों की शत्रु प्रकृति थी? ठीक है, यह किसने कथन बताया है कि जो हड़प्पावासी थे उनका जो शत्रु था वो प्रकृति था? किसने? इंद्र और बर्बर गिरोह दोष मुक्त हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। G.F. डेल्स ने ये कथन कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। श्रृंगवेद के किस मंडल में सोम स्रचाओं का संकलन है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी मंडल किसमें? 9वें में। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कितने उपनिषद हैं? उपनिषद जो हैं वो कितने हैं ये मैक्सिमम सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उपनिषद जो हैं मैक्सिमम कितने हैं? 108 हैं। कितने? 108 क्या हैं? उपनिषद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा के सबसे मानकीकृत उत्पाद थे? ठीक है, हड़प्पा का जो है मानकीकृत उत्पाद कौन सा था? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ईंटें थे। ठीक है, क्या थे? ईंटें थे। आगे देखते हैं किस हड़प्पा स्थल से मेसोपोटामिया मूल की झोपड़ी पत्थर का टुकड़ा मिला है? ठीक है, तो कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदारो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदारो से मिला। ये भी टिक लगा लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो यूट्यूब चैनल का हमारे लिंक शेयर कर देंगे ताकि उनको जल्दी से जल्दी या वो अच्छे से नए जज्बे के साथ अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ चाहेंगे उनको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, सॉरी एप्लीकेशन से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, कहीं कुछ नहीं देना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे एक्सप्लेनेशन या अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर से कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हड़प्पा वासियों की कौन सी हड़प्पा कृति सबसे सुंदर ईंट कार्य के लिए जानी जाती है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बढ़िया स्नान से। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ब्राह्मणों का अंतिम भाग माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है ब्राह्मणों का अंतिम भाग माना जाता है? तो वो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी अर्ण्यक जो है माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। गौतम या सिद्धार्थ का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? गौतम या सिद्धार्थ का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे देखते हैं बुद्ध की शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, जो स्तंभ हैं बुद्ध के वो निम्नलिखित में से कौन से हैं या किस क्रम में हैं? ठीक है, एक क्या है? बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ और चौथा है निर्वाण। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी बुद्ध धम्म और संघ जो है
वो क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है। ठीक है, वज्जी महाजनपद की जो है राजधानी क्या है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की क्या है, राजधानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। गंगाधर महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। ठीक है, गंगाधर महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित थी, तो वो तक्षशिला में स्थित थी। कहाँ स्थित थी, तक्षशिला में स्थित थी। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्नलिखित में से किसे कामशोका के नाम से जाना जाता है था। ठीक है, इसमें से किसे जो है कामशोका के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, यानी अशोक को जो है कामशोका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और जनता के लिए कल्याणकारी उपयोगों का उल्लेख है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए, यानी संतवा शिलालेख में। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। आजीविका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो है उस क्रम में सही है, यानी तीनों सही है। पहला देखते हैं, वे कठोर भाग्यवादी थे। ठीक है, आजीविका के संबंध में। ठीक है, दूसरा क्या है, वे नियतिवादी थे। दूसरा क्या है, उनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड के मामलों को नियति नामक एक ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा आदेश दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। सुरसेन की राजधानी कहाँ स्थित थी। ठीक है, यानी सुरसेन जो जगह था उसका राजधानी कहाँ स्थित था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मथुरा में स्थित था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी, यानी असाका। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला एक बार देख लीजिएगा कहाँ से प्रारंभ हुआ है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धनी किसानों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो धनी किसानों को उस समय जो है कहा जाता था क्या, गहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बी, गहपति कहा जाता था। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। ठीक है, यानी जो क्षत्रिय नहीं था। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी नंदवंश। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में इथिजिका महात्मत का उल्लेख है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी 12वां शिलालेख में जो है किसका उल्लेख है, इथिजिका महामंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार उल्टा भी आ जाता है। 12वां शिलालेख में जो है किसका अभिलेख है। ठीक है, उल्लेख या अभिलेख है। तो हम लोग ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी ये मिथिजिका। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे भी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौर्य
प्रशासन में वस्तुओं के उत्पादन की देखभाल करती थी। ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सी समिति जो है मौर्य प्रशासन में या मौर्य जो सेना थी उसकी देखभाल करती थी, किसकी, उत्पादन का देखभाल करती थी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, यानी उद्योग। ठीक है, उद्योग समिति थी। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक है। ठीक है, जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थिर किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28वें का वो हो जाएगा क्या, बी, यानी मेंडेडर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो ग्रीक सिक्के की मूल विशेषता है। ठीक है, तो हमारा जो 29वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3, यानी द्विभाषी भी है, दूसरा क्या है, द्विलिपि भी है, और तीसरा क्या है, सटीक आर्थिक मूल्य भी है। ठीक है, यानी तीनों जो है क्या है, विशेषता है। ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के की क्या है, मूल विशेषता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है अपना। रबातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का साक्ष्य प्रदान करता है, यानी उपस्थिति या प्रमाण प्रदान करता है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कनिष्क का जो शासक है वो साक्ष्य प्रदान करता है, वहाँ का अभिलेख जो है वो प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रबातक शिलालेख। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक का साक्ष्य प्रदान करता है, तो वो जो है कनिष्क के शासक का प्रमाण करता है साक्ष्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।